दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अयोध्या में कहा कि अगर हम 130 करोड़ लोग मिलकर काम करें तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या आने का मौका मिला और मां सरयू की आरती करने का भी मौका मिला। जितनी आत्मीयता के साथ संत जन ने आरती करवाई, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश महामारी से बुरी तरह पीड़ित है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से महामारी थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मां सरयू और प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो ज़रूर हम सब लोगों को इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। आज अयोध्या आकर मां सरयू की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं यहाँ हाथ जोड़कर मां सरयू से विनती करता हूँ कि हमारे देश को जल्द इस महामारी से मुक्ति मिल सके। मैं हमेशा यह मानता हूँ कि हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, अब तक हमारे देश को अभी तक बहुत आगे पहुँच जाना चाहिए था, दुनिया का नंबर 1 देश होना चाहिए था। आज हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा और तरह तरह की बीमारियां हैं, कई तरहों की दिक्कत है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भारतवर्ष जल्द दुनिया का नंबर 1 देश बने। हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर इसको संभव कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह मेरा दिल कहता है कि देश नंबर 1 हो सकता है। मैं उम्र में छोटा हूँ, अनुभव में भी छोटा हूँ। यहाँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं वह मुझसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं, लेकिन जो मेरे दिल्ली चलाने का अनुभव है उसे मुझे लगता है कि अगर हम सब 130 करोड़ मिलकर एक परिवार की तरह काम करें तो भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हाईवे स्थित एक होटल में विश्राम किया, जिसके बाद सीएम केजरीवाल सरयू आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया कि भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में मां सरयू की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बता दें, अरविंद केजरीवाल मुख्य स्थल पर आरती नहीं कर रहे थे। सरयू तट पर स्थित सुरेश मणि त्रिपाठी के स्थल पर आरती कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जहां पर आरती कर रहे थे उसे आम आदमी आरती स्थल का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरयू आरती की अध्यक्षता राम मंदिर मामले के हिंदू पक्षकार धर्मदास कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सीएम हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे। बता दें, सोमवार सुबह सीएम केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे, इसके बाद अयोध्या आए हैं। उत्तराखंड और गोवा की तरह वे उत्तर प्रदेश में भी चुनावी वादे कर सकते हैं। संभावना है कि अयोध्या की धरती से वहां राम राज्य की अपनी संकल्पना पर चर्चा करेंगे। कई मौक़ों पर खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हुए केजरीवाल ने राम राज्य की संकल्पना पर अपनी सरकार को चलाने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के रूट में भी अयोध्या को शामिल किया है। हालांकि कोरोना की वजह से अभी योजना स्थगित है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी वाले क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे एनसीबी के प्रमुख क्षेत्रीय इकाई प्रमुख समीर वानखेड़े सोमवार रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे। क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामले में वानखेड़े सहित एजेंसी के कुछ अधिकारियों पर आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का एक गवाह ने आरोप लगाया है, जिसकी सत्वरता जांच के एनसीबी ने आदेश दिए हैं, जिसके मद्देनज़र समीर वानखेड़े दिल्ली आए हैं। समीर वानखेड़े ने यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर मीडिया कर्मियों से कहा कि उन्हें एजेंसी ने तलब नहीं किया है, बल्कि कुछ काम से वह यहां आए हैं। अधिकारी ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागरेले को पत्र लिख उनके खिलाफ कुछ अज्ञात लोगों की ओर से संभावित कानूनी कार्रवाई की योजना बनाए जाने से संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वे लोग उन्हें फंसाना चाहते हैं। हालांकि वानखेड़े को वसूली संबंधी स्वतंत्र गवाह प्रभाव सैल द्वारा किए गए सनसनीखेज दावे पर एक हलफनामे के सिलसिले में कोई राहत नहीं मिल पाई है। बता दें कि मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने रविवार को दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी और कथित तौर पर फरार गवाह केपी गोस्वामी सहित अन्य ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी,
बता दें, सेल ने पत्रकारों से कहा था कि आर्यन को 3 अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्हें गोसावी को फ़ोन पर सैम डिक्रूज नामक एक व्यक्ति से 25 करोड़ की मांग करते और मामला 18 करोड़ रुपए पर तय करने के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि उन्हें 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे। सेल ने दावा किया था कि वह जल्द ही सबूत भी पेश करेंगे। एनसीबी और वानखेड़े ने सोमवार को अदालत को सौंपे गए अपने हलफनामे में इन दावों को खारिज किया है। वानखेड़े ने रविवार को मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। अज्ञात लोगों द्वारा कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए उनके खिलाफ योजनाबद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने से सुरक्षा की मांग की थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की सोमवार को दरागंज निरंजनी अखाड़े में हुई बैठक में महंत रविंद्र पुरी को अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। 7 अखाड़ों ने मिलकर बहुमत में यह फैसला लिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध स्थिति में निधन के बाद साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद रिक्त चल रहा था। इसके लिए काफ़ी दिनों से जोड़तोड़ भी चल रही थी और अखाड़ों को अपने पक्ष में करने की जोर आजमाइश भी की जा रही थी। बता दें, अखाड़ा परिषद के संरक्षक महंत हरिगिरी की ओर से 25 सितंबर को निर्मल अखाड़ा प्रयागराज में परिषद की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान काफ़ी गर्मागर्मी रही। एक मत न हो पाने के कारण निर्मल अखाड़ा 2 फाड़ हो गया। 13 अखाड़ों में से 7 ने रविंद्रपुरी के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद रविंद्रपुरी को विधिवत अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। बागंबरी मत के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में निधन के बाद रिक्त हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर निरंजनी अखाड़े के ही संत को बैठाने की तैयारी चल रही थी। कुछ संतों का कहना था कि महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के ही सचिव थे और बीते हरिद्वार के कुंभ में दूसरी बार उन्हें अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। अभी उनका कार्यकाल भी पूरा बचा हुआ था, इसलिए सहानुभूति के आधार पर यह पद निरंजनी के ही पास रहना चाहिए। हालांकि जूना समेत कई अखाड़ों ने इस पद के लिए दावेदारी की थी, लेकिन निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे। ने लिखित प्रस्ताव दिया और तमाम चिंतन व्यक्त किया, उन सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महामंत्री होने का और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ अध्यक्ष पद का चुनाव। अध्यक्ष का एक सुंदर बहुत दिव्य मनसा देवी के महंत है। कई मेडिकल कॉलेज के संचालन करते हैं, कई डिग्री कॉलेज के संचालन करते हैं। प्रजातंत्र में संगठन चलाने का कुशल उनके पास अनुभव है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सचिव रविंद्र पुरी जी मनसा देवी के महंत, मेडिकल कॉलेज के भी अध्यक्ष हैं और डिग्री कॉलेज भी हरिद्वार में जो है उसकी वो संचालन करते हैं और निरंजनी अखाड़े के वर्तमान में सचिव भी हैं। अखाड़ा परिषद पे उनको ही आसीन और उन्हीं के नाम का सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ है। कितने लोग शामिल थे? अगली बैठक 25 तारीख के बाद, क्योंकि देव दिवाली 14 तारीख को है। 22 तारीख को एक कार्यक्रम है कहाँ त्र्यंबकेश्वर में 10 महाविद्या का। यह अखाड़ा परिषद वहाँ भाग लेगा और जगह जगह ये जो आयोजन जो होता है दिवाली का, देव दिवाली का अयोध्या जी में चल रहा है, कहीं गुजरात में नया साल के तौर पे चलता है। देखिए, चुनौतियां आदमी के जीवन में आती रहती है। भगवान राम वनवास सुनता हुआ भगवान राम के साथ चुनौतियां आई है, तो संतों के साथ चुनौतियां आती रहती है। उसका जो है हम सामना करने को तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हमारा मेन मिशन इस समय जो मेन लक्ष्य हमारा है चुनाव है। चुनाव जैसे योगी जी को हमें दोबारा लेके आना, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को लाना है। सनातन की रक्षा तभी होगी जब हमारी भाजपा की सरकार होगी। भाजपा सरकार है, सनातन की रक्षा होगी और राम है, हम है। और जो राम को मानता है उसी पार्टी को हम साथ देंगे, जो राम को मानता है हम उसी के साथ। देखिए, जो आने वाला कुंभ है 2024 में कुंभ है, कुंभ बहुत भव्य होगा, दिव्य होगा और जैसे पहले कुंभ होते आए हैं उसी हिसाब से कुंभ होगा। और हमें ये पूरा यकीन है कि योगी जी के काल में ही कुंभ आएगा और जो भी कुंभ होगा उसी समय देखा जाएगा उसके लिए क्या उचित। सब एक हो जाएंगे, आगे चल के हम सब एक हो जाए, हम सब एक है। देखिए, संतों में आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा
झगड़े होते बाद में सब मिल करके हमारे यहाँ नियम है, जिनमें विवाद होगा शाम को हम सब एक हो जाते हैं और बहुत जल्दी 1 महीने में 2 महीने में हम एक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि इस त्योहारी मौसम में बाजारों में भीड़ को नियंत्रण के लिए निर्धारित दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा, कोविड उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने की अपेक्षा सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह निर्देश राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर स्वयं संज्ञान लेकर शुरू मामले की सुनवाई के दौरान दिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इन दिशा निर्देशों, मानक परिचालन प्रक्रिया, कोविड उचित व्यवहार और बाजारों में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए उनके द्वारा इस त्योहारी मौसम में ईमानदारी से पालन होगा। बता दें, केंद्र सरकार ने पहले उच्च को सूचित किया था कि उनके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशक का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक उपाय करें। अदालत ने कहा कि इस तरह के उल्लंघनों से केवल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में तेजी आएगी, जिसे बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि कोविड-19 मापदंडों का उल्लंघन जारी रहता है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमने दूसरी लहर में भारी कीमत चुकाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूरगामी परिणाम वाले एक अहम फैसले में कहा है कि सज़ा के बाद अपील के दौरान हुए समझौते के आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामला खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए हाई कोर्ट CRPS की धारा 482 में प्राप्त शक्तियों और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तहत सज़ा के बाद अपील पर सुनवाई के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आपराधिक मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निरोधक कानून में दोषी व्यक्ति का मामला समाप्त करते हुए उसे सज़ा देने का हाईकोर्ट और निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि तय कानून के मुताबिक SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त नहीं हो सकता। यह फैसला सोमवार को प्रधान न्यायाधीश NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मध्य प्रदेश के एक मामले में दोषी राम अवतार की याचिका स्वीकार करते हुए सुनाया। राम अवतार को निचली अदालत और हाई कोर्ट से SC/ST एक्ट में दोषी ठहराते हुए 6 महीने का कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा थी। उस पर शिकायतकर्ता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप था। राम अवतार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान शिकायतकर्ता के साथ हुए समझौते को पेश कर कोर्ट से केस खत्म करने की अपील की गई थी। राम अवतार की वकील आभा शर्मा का कहना है कि यह वास्तव में 2 पड़ोसियों के बीच बाउंड्री वॉल को लेकर हुए दीवानी विवाद का मामला है, जिसके बाद हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समझौते के आधार पर मामला बंद करने और आरोपित को राहत देने की दलील का जोरदार विरोध किया गया था। असम में डिटेंशन सेंटर पूरा कर उसमें विदेशियों को रखने के विषय में गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सकता। सरकार ने डिटेंशन सेंटर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा है। इसके लिहाज से डिटेंशन सेंटर नवंबर में तैयार हो जाएंगे। इस डिटेंशन सेंटर को ट्रांजिट कैंप भी कहा जा रहा है और इसमें असम में घुसपैठ करके आए विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। इन विदेशी नागरिकों में ज़्यादातर बांग्लादेश के हैं। असम के गृह विभाग के अधिकारी ने सोमवार को बताया कि राज्य के गलपाड़ा जिले के मतिया इलाके में डिटेंशन सेंटर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यह सेंटर 25 एकड़ ज़मीन पर 64 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इनमें 3000 विदेशी घोषित लोग रहेंगे। इनमें बच्चों के लिए अलग से स्कूल और अस्पताल का इंतज़ाम भी होगा। इसके अतिरिक्त भी सेंटर में निरुद्ध लोगों के लिए कई सुविधाएं होंगी।
राज्य सरकार ने कुछ निर्माण कार्यों को अंतिम रूप देने और कुछ औपचारिकताओं के लिए हाईकोर्ट से थोड़ा और समय मांगा है। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को राज्य सरकार को 45 दिन में डिटेंशन सेंटर तैयार करने के लिए कहा था। डिटेंशन सेंटर के निर्माण से संबंधित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस कल्याण राय सुराना ने यह आदेश दिया था। बता दें, डिटेंशन सेंटर तैयार करने के लिए हाईकोर्ट का दिया समय पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ काम अभी बाकी बचे हैं। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट से निर्माण कार्यों को पूरा करने और सेंटर में विदेशियों को पहुंचाने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा है। इस डिटेंशन सेंटर के निर्माण के संबंध में राज्य के गृह और राजनीतिक मामले के विभाग ने जून 2009 से अधिसूचना जारी की थी। इसमें राज्य के विभिन्न सेंट्रल जेलों में कैद विदेशी नागरिकों को लाकर रखा जाना है। भारतीय नौसेना के पहले परीक्षण स्वीडन के 6 जहाज पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करना और दोनों बलों को एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाना है। श्रीलंकाई जहाज़ों के साथ मिलकर परीक्षण के लिए ये जहाज रविवार को कोलंबो और त्रिकोमाली बंदरगाह पर पहुंचे। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा, यह यात्रा द्विपक्षीय संबंध के इतिहास में मील का पत्थर है। यह पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नौसेना के जहाज श्रीलंका आए हैं। बयान में कहा गया है, परीक्षण भारत श्रीलंका द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सबसे मजबूत और स्थायी स्तंभों में से एक रहा है और यह यात्रा इस ओर गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की दूरदृष्टि के अनुसार दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए यह यात्रा दोनों देशों के रक्षा कर्मियों के बीच सौहार्द्रता और मित्रता के मौजूद संबंधों को मजबूत करने की ओर सकारात्मक योगदान देगी। भारतीय नौसेना के ये 6 जहाज ऐसे वक्त में श्रीलंका आ रहे हैं जब द्वीपीय देश में चीन की दखल बढ़ गई है और बीजिंग उसके साथ रक्षा संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड की पहल में श्रीलंका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह जहाज दक्षिण नौसेना कमान का हिस्सा है, जो भारतीय नौसेना की परीक्षण कमान है। इसका नेतृत्व एसएनसी के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल AK चावला कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सोमवार को सर्वदलीय के साथ देखे गए, लेकिन उनके रिश्ते में खटास साफ नजर आई। बैठक में जब नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे थे तो चन्नी उठकर बाहर चले गए। दूसरी ओर कांग्रेस के सिद्धू प्रदेश कांग्रेस प्रधान पद से अपने इस्तीफे पर सस्पेंस खत्म करने को तैयार ही नहीं है। सिद्धू ने कांग्रेस के प्रधान होने के नाते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के फैसलों को लेकर विरोध जताने वाले सिद्धू ने बाकायदा मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मुख्यमंत्री और सिद्धू के रिश्तों में गर्माहट नहीं दिखाई दी। सर्वदलीय बैठक में सिद्धू ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सभी नेताओं से ज़्यादा समय तक अपने विचार रखे। जानकारी के अनुसार सिद्धू करीब 40 मिनट तक बॉर्डर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल का दायरा बढ़ाने के खिलाफ बोले। इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट से उठकर चले गए। करीब 15 मिनट बाद ही वह वापस आए। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तों में आई खटास कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू ने मुख्यमंत्री चन्नी की ओर से एडवोकेट जनरल और कार्यकारी DGP की नियुक्ति किए जाने के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया था। सिद्धू सर्वदलीय बैठक और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चन्नी के साथ नजर आए। इस दौरान सिद्धू ने इशारे में चन्नी सरकार पर भी निशाना साधा। भले ही मुद्दा BSF का रहा हो, लेकिन सिद्धू ने यह मुद्दा भी उठा दिया कि केंद्र के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है।